तो अरे मेन बात वो थोड़ा सा कुछ मेरे साथ आज हो गया, हम बताएंगे बाद में बीच लेक्चर में। सो माय ब्रदर एंड लिस्ट। हाँ हाँ, सो कुछ हो गया है आपको। नहीं नहीं, रूम पे ही हुआ है, रूम पे ही हुआ है, बताएंगे। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, नाउ स्टार्टेड। अब वीडियो फिर से बन रहा है इसलिए। तुगलक डायनेस्टी सबसे हाँ लॉन्गेस्ट पीरियड के भाईजान लिए स्टार्ट करिए। मोस्ट एक्सटेंसिव एम्पायर था, सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। 1320 टू 1414 तक इसका टाइम फेज है। दिल्ली सल्तनत का सबसे लॉन्गेस्ट एम्पायर ये था, ठीक है। इसका जो फाउंडर था इसका ये था गयासुद्दीन तुगलक, ओके। अब आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक है, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू टेक द टाइटल ऑफ गाजी। ये पहला सुल्तान था जिसने टाइटल लिया था गाजी का, ठीक है। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ इन्फेडर। ये वैसे लोगों को किल करता था जो किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं रखता हो, ठीक है। ये उस लोगों को मार देता था जो किसी भी धर्म पे यकीन नहीं रखता था, मतलब कि उसका कोई रिलीजन नहीं है, उसको मार देता था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू कंस्ट्रक्ट कैनल फॉर इरिगेशन। ये पहला सुल्तान था जिसने कैनल्स बनवाया था, किसके लिए? इरिगेशन के लिए, ठीक है। ही हैड ट्रबलसम रिलेशनशिप विद सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया। एक दिल्ली का सूफी सेंट था जिसका नाम था निजामुद्दीन औलिया। उससे क्या चीज़ था, इसका प्रॉब्लम चलते रहता था, मतलब उसके साथ रिलेशन इसका सही नहीं था, मतलब खराब रिलेशन था, ठीक है। मतलब हर राजा का देखिएगा जितने भी दिल्ली सल्तनत में है, सब सूफी सेंट से अच्छा दोस्ती बना के रखता है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से एक ट्रबलशिप रिलेशनशिप बना के रखता है। तो जिसके कारण निजामुद्दीन को औलिया का बददुआ लगेगा और ये डाय हो जाएगा। आगे देखेंगे हम। When he was returning from his successful बंगाल एक्सपीडिशन, जब ये बंगाल एक्सपीडिशन जीत कर ये वापस आ रहा था जीत के, he was welcomed by his son जौना खान। इसका वेलकम करता है जौना खान जो इसका बेटा है, ठीक है। इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली इन ए वुडन प्लेस, बट एक्सीडेंटली ही डाइड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ पवेलियन balcony ऑफ प्लेस बिल्ड बाय जौना खान। जौना खान क्या करता है, एक बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, एक प्लेस बनाता है, वुडन प्लेस, लकड़ी का प्लेस बनाता है उसके इस्तकबाल में, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के इस्तकबाल में जौना खान उसका बेटा उसका क्या बनाता है, एक मतलब वुडन प्लेस का एक घर बनाता है उसके इस्तकबाल में। और जैसे ही क्या बोलते हैं गयासुद्दीन तुगलक एंटर करता है, उसका कुछ लकड़ी गिरने के कारण से उस पर गिरने से एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन लाइक इसामी एंड इब्न बतूता, कुछ हिस्टोरियन, समकालीन हिस्टोरियन उसके समय में इशामी एंड इब्न बतूता कंसिडर करता है कि ये उसके सन का कॉन्स्पिरेसी था, बाप को मारने का, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी डन बाय सन फॉर हिज फादर, मतलब कॉन्स्पिरेसी रहता था बाप को मारने का, ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए कि गयासुद्दीन ये तो हो गया, ठीक है। कोलैप्स ऑफ वुडन स्कॉलर बता, ठीक है, ये इतना ही इसमें है। आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के डेथ होने के बाद जौना खान क्या होता है, गद्दी पे बैठता है और एक टाइटल लेता है, आफ्टर द टेकिंग द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का एक टाइटल लेता है और गद्दी पे बैठ जाता है। तो सिंपल बात, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 एडी। फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। टेक द टाइटल ऑफ गाजी, द लिटिल मीनिंग ऑफ गाजी इज स्लेयर ऑफ इन्फिडल्स, मतलब काफिरों को मारना, मतलब जो किसी भी धर्म पे यकीन ना रखता हो। रिलेशनशिप इसका निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट से सही नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल एक्सपीडिशन जब जीत के आता है तो उसका बेटा जौना खान, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, वो क्या करता है, एक वुडन प्लेस बनाता है उसके इस्तकबाल के लिए। और क्या होता है, जब वुडन प्लेस वो जाता है तो हाथी चढ़ने के कारण वुडन प्लेस उसी पे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर है जिसका नाम इब्न बतूता और इशामी, वो बोलता है कि जौना खान का ये कॉन्स्पिरेसी था बाप को मर्डर करने का, मतलब गद्दी पे बैठने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? नहीं, बिल्कुल I भी have नहीं। targeted 40 minutes to complete today Tughlaq dynasty and I will complete, okay? अब आगे आइए। Initially time I was not good, but this time I am very good. Muhammad bin Tughlaq, he is considered as ill-fated idealist because failure of his experiment. इसको ill-fated, मतलब इसको इसका जो आइडियोलॉजी था उसको कहते थे ill-fated ideologies, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी एक्सपेरिमेंट करता था सब फेल हो जाता था। एक भी इसका मतलब जो ये क्या बोलते हैं जितने भी पॉलिसी वगैरह लाया इसका कोई भी कामयाब नहीं हुआ, तो जिसके वजह से ही इज कंसीडर्ड एज इल फेटेड एडोलिस, मतलब दुर्भाग्य 90% टैक्स लिखे हैं कहाँ? सेकंड वाले में। 50%। हाँ हाँ, बोलिए। जो भी ये पॉलिसी लाता था, ठीक है, वो इसका किस्मत
मतलब अच्छा नहीं रहता था, मतलब खराबी हो जाता था, ठीक है। 90% जितने परसेंट, जो भी 99% था, हर आइडियलिस्ट इसका खराब निकला। इसी वजह से इसको पगला शासक भी कहते हैं, लेकिन पगला शासक नहीं था, बस सही समय ये पे पगला ही था। पगला नहीं था। इसको पढ़िएगा सही से तब समझ में आएगा। देखिए आगे, पगला था। he was an चलिए, intelligent person but fickle unstable minded। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट राजा था, बहुत कम उम्र में बैठा था ना गद्दी पे, एटलीस्ट 24 की एज में ही बैठ गया था गद्दी पे, बहुत कम उम्र ट्वेंटी में। फोर मौसी सिंह की तरह, तो मौसी सिंह की तरह इंटेलिजेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं, राजा था, बट फिकल, मतलब खाली दिमाग का था, अनस्टेबल, मतलब उसको बैठना नहीं चाहता था वो, यहाँ पे है कल को वहाँ माइंड करता है, इसका डाइवर्ट करता रहता था। जैसे वो क्या करता है, बार बार कभी दौलताबाद में कैपिटल शिफ्ट करता है, कभी कैपिटल दौलताबाद से, मन किया जैसे रात में सो के है, तो कभी कभी देखते हैं ना कि खाली मन बैठा हुआ क्या करता है कि वहाँ चलते वहाँ से घूम के आते हैं, तो रात में उठा डायरेक्ट दौलताबाद में शिफ्ट कर दे रहा, फिर दौलताबाद में बैठा हुआ है, फिर दौलताबाद से दिल्ली में कैपिटल शिफ्ट कर देता है। नहीं, दिल्ली से दौलताबाद वो जब शिफ्ट किया था उसके पीछे कारण है, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी हम वो शॉर्ट बार में बताएं, ठीक है। तो आप तो कह फिर रहे हैं कि इसका मन करा तो चला गया, नहीं मन करा तो इधर कर दिया। सम हिस्टोरियंस टेल अबाउट डैट, उसके बारे में जब डिटेल में पढ़िएगा तो सम हिस्टोरियन वही कहा। देयरफॉर जयाउद्दीन एक ये स्कॉलर है, मतलब जयाउद्दीन बर्नी क्वेट्स मोहम्मद बिन तुगलक वाज मिक्सचर ऑफ अपोजिट। तो जयाउद्दीन बर्नी है जो उसके क्वेट्स करता है, एक लाइन देता है कि तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। बर्नी मेंशन हिज 5 एक्सपेरिमेंट। बर्नी क्या करता है, उसके 5 एक्सपेरिमेंट है जो उसने किया था, वो उसके बारे में डिटेल देता है। पहला, इसने दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है, साउथ इंडिया में, मतलब नॉर्थ इंडिया से ये किधर चले जाता है, साउथ इंडिया की ओर। इंक्रीज 50% इन टैक्स इन दोआब। ये क्या करता है, जो दोआब है, जितने भी दोआब रीजन है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये 50% टैक्स को इंक्रीज कर देता है। अब 50% टैक्स ये किस टाइम इंक्रीज करता है मालूम है, जिस टाइम फामाइन आया हुआ रहता है, मतलब उस समय ड्रॉट आया हुआ रहता है, किसान लोग परेशान रहता है, और उसी समय ये इम्प्लीमेंट करता है। तो इस वजह से भी किसान लोग, ये उसको पता नहीं था, लेकिन वो अपना इंक्रीज कर देता है। इशू टोकन करेंसी ऑफ कॉपर विदाउट सेफ्टी कंसर्न। इसने एक करेंसी मतलब ये इशू किया था जिसका नाम है कॉपर करेंसी, ठीक है। तो कॉपर करेंसी क्या होता था, लोग उसी की तरह नकल कॉपी बना के सब मतलब ब्लैक मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते थे, तो ये भी पॉलिसी फेल हो गया। और इंक्रीज 50% जब टैक्स दुआब में, मतलब जब 50% टैक्स को इंक्रीज करता है तो फार्मर्स वगैरह इससे खिलाफ रहते हैं। और जब ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफर दिल्ली से ये दौलताबाद करते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी होता है, क्योंकि लोगों को क्या करना होता है कि अपना घर दरबार को सबको छोड़ के वहाँ जाना पड़ रहा है, ठीक है, इसी वजह से। एक सेकंड आगे, ये क्या करता है, कराची हिमाचल एक्सपीडिशन। ये क्या कहता था कि अपने सोल्जर को तैयार कर लिया, ठीक है, सोल्जर पूरा तैयार, 50-100 दिन, एक जो भी 2-3 महीना सोल्जर तैयारी करता है जंग के लिए, ठीक है। कराची से क्या करता है कि कराची एक्सपीडिशन के लिए तैयार था, और सब जाता है युद्ध करने, और वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा युद्ध लोग इसका मेहनत करता है, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे बोलता है काची कि वापस चलो, मतलब नहीं अटैक करता है। फिर आगे है प्रिपरेशन फॉर खुरसान एक्सपीडिशन। खुरसान एक्सपीडिशन में भी वही काम करता है, मतलब अटैकिंग करने वाला था, वहाँ पे अटैकिंग नहीं करता है। तो इसके 5 ये रीज़न है। पहला, इसको इसलिए कहा जाता है बर्नी, इसके बारे में 5 एक्सपेरिमेंट बताया। पहला, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है। दूसरा, दोआब रीजन में 50% टैक्स को बढ़ा देता है। तीसरा, कॉपर करेंसी को इस्टेब्लिश करता है। चौथा, जो खुरसान एक्सपीडिशन था सेंट्रल एशिया में, खुरसान एक्सपीडिशन का प्लानिंग करता है लेकिन वापस लौट जाता है। फिर पाँचवा, कराची एक्सपीडिशन जो हिमाचल प्रदेश में है, उसको भी ये करता है, फिर वापस हो जाता है। तो इसके यही सब के कारण इसको मतलब इल फेटेड, इसको मतलब जो आइडिया है उसको कहते थे इल फेटेड आइडियलिस्ट, ठीक है, शांत नहीं रहता था इसका माइंड। अब आके है मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए कल्चर पर्सन। मोहम्मद बिन तुगलक को कल्चर पर्सन भी कहा जाता है, ठीक है। He was a well read man and he had good knowledge in philosophy, astronomy, logic, mathematics। इसका जो मतलब बहुत ही मतलब स्कॉलर पर्सन था, जिसके पास बहुत ही नॉलेज था फिलोसफी का, एस्ट्रोनॉमी का, लॉजिक का, मैथमेटिक्स का। ही वॉज ए पॉलीगॉट। पॉलीगॉट का किसको कहते हैं, द पर्सन हु स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, मतलब आपसे बात करने के लिए कुछ और लैंग्वेज यूज कर रहा है, दूसरा से बात करने के लिए कुछ और लैंग्वेज कर रहा है। द पर्सन हु नोज डिफरेंट लैंग्वेज इज नोन एज पॉलीगॉट।
तो ही वॉज ए पॉलीगेट, वो एक पॉलीगेट भी था। एज ही हैड गुड कमांड इन अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, जो कि उसके पास पॉलीगेट था तो उसके पास अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में दोनों में बहुत अच्छा कमांड था। ही वॉज ए गुड कैलीग्राफर, कैलीग्राफर उसको कहते हैं जो कुरान के वर्सेस को राइट करते हैं, तो वो एक अच्छा कैलीग्राफर भी था, मतलब कुरान के राइट्स को लिखता था, मतलब रिलीजियस काम में वो बहुत ज़्यादा ये होता था। और वो एक टॉलरेंट किंग भी था, ठीक है, टॉलरेंट की रिलीजियस उसी को कहते हैं कैलीग्राफर। हाँ, कैलीग्राफर उसको कहते हैं जो कुरान के वर्सेस को लिखते हैं, मतलब अच्छा राइटिंग लिखते हैं, द राइटिंग अच्छा राइटिंग लिखने वाला, लेकिन इसमें कंसिडर किया गया है कि कुरान का अच्छा राइटिंग लिखता है। वो कुरान उस समय लिखता तो इस वजह से कहा जाता है। आप क्या समझ रहे बताइए? कैलिफर का मतलब मतलब होता है आप कि बस कुरान के लिए स्पेसिफाई कर दिए, इसीलिए हम बोले। नथिंग अरे जो सुंदर नथिंग लिखता है भाई, नथिंग मच ब्रदर, कैलीग्राफर मतलब होता है द पर्सन आप हु चाहे राइट वो कुरान बिग, लिखे, लेकिन वो वहाँ पे उस चाहे समय वो कुरान का ज्यादा वहाँ जो पे लिखे। दिख रहा था, तो उसके बुक में लिखा हुआ कुरान के बारे में ही, इस वजह से बताएं। हम लोग आगे भी देखे थे एक राजा के, समझे? हाँ हाँ तो वो महमूद शाह के बारे में देखे थे, नहीं नसरुद्दीन महमूद शाह के बारे में देखे थे, तो इसी हाँ, वजह से हम जो बोले। हाँ टॉपिक हाँ, बन रहा याद, हाँ हाँ, सही हाँ बात। यार, जो टॉपिक बन रहा दिस कॉजेज आई से दैट, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं जा रहे। देखिए, he was a tolerant sultan and good relation with both भक्ति एंड सूफी सेंट, वो बहुत ही टॉलरेंट सुल्तान था जिसका अच्छा रिलेशन था भक्ति सेंट से भी और सूफी सेंट से, ठीक है। उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया हुआ था इससे, ईरान से, इजिप्ट से और चाइना से अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाया हुआ था, ठीक है। तो ही वॉज अ मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजिप्ट, ईरान एंड चाइना। इसके समय में एक क्या बोलते हैं, इसके समय में ड्यूरिंग इन 1333 में एक मोरक्कन रूल ट्रैवलर इब्न बतूता इसी के समय में आता है, मतलब ड्यूरिंग हिज रेन इन 1333 मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता केम टू इंडिया इन हिज कोर्ट, इसी के समय में मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता आता है, ठीक है। आगे हिज इनिशिएटिव, इसके कुछ काम देखते हैं। फॉर वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चर ही हैड एस्टैब्लिश्ड ए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर नोन एज दीवाने कोई। इसने एग्रीकल्चर को मतलब एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए एक डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिश करता है जिसको कहते हैं दीवाने कोई। दीवाने कोई क्या है कि दैट इज द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू सपोर्ट कल्टीवेटर यूज्ड टू गिव एडवांसेस लोन। तकावी क्या करता था कि मतलब, है। मोहतसिम, बोल भाई। दीवाने को ही है या बस दीवाने और कुछ है ऐड? दीवाने को ही है, ठीक, या कंटिन्यू। बोल सकते हैं अमीरे को ही, बोल सकते हैं इसको अमीरे को ही, क्या लिखा हुआ है? ठीक ठीक, हाँ चलो चलो, हो गया। दोनों में से कुछ भी बोलो, अमीरे को ही बोलो या दीवाने को ही बोलो, दोनों एक ही चीज। देखिए, जिस समय ये 50% टैक्स लगाता है दोआब रीजन पे, तो उस समय उसको नहीं मालूम था कि ये वहाँ पे फेमाइन है और रूलर को परेशानी हो रहा है, ठीक है। उस समय उसको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन क्या करता है जब इसको मालूम चलता है कि वहाँ पे मतलब फेमाइन है, 50% टैक्स है, तो उस एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए, एग्रीकल्चर के वेलफेयर के लिए और कल्टिवेटर को सपोर्ट करने के लिए एक वही मतलब एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करता है जिसको कहते हैं दीवाने कोही। और वो एग्रीकल्चर के लिए एडवांस पेमेंट भी देना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ही हैड गिवन एडवांस लोन देना स्टार्ट किया था जिसको जाते हैं तकावी लोन्स या तकावी। तकावी बोलिए या तकावी बोलिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ही हैड गिवन एडवांस एग्रीकल्चर लोन नोन एज तकावी लोन्स या तकावी। एज ए रिलीफ मेजर टू फेमाइन ही हैड फॉर्मुलेटेड ए फेमाइन कोड। इसने मतलब जो फेमाइन आया हुआ था उससे बचने के लिए एक फेमाइन कोड बनाता है, बोल सकते हैं मतलब इसको इस टाइप से, मतलब कुछ फेमाइड कमीशन, हाँ यहाँ पे कोड का मतलब कमीशन, तो एक कमीशन बनाता है, ठीक है। He had established and constructed आदिलाबाद फोर्ट सिटी ऑफ जापना इन दिल्ली। इसने कंस्ट्रक्टेड किया है कोड या कमीशन? हाँ कोड या कमीशन? वही कोड ही उस समय यूज होता था, लेकिन कमीशन था, मतलब फेमाइन के लिए कमीशन, एक कमीशन बनाया था वहाँ पे। कोड मतलब क्या कि कुछ रूल, और कमीशन मतलब क्या, कमीशन दूसरा ही चीज हो जाएगा। बैठ के
तो क्या लिखें? अच्छा तो क्या फरमान लिखें? फरमान रूल ही सर लिखा है, फरमान रूल ही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो तो इसने मतलब फेमाइन से रिलीफ के लिए ही हैड फॉर्मुलेट फेमाइन कोड, मतलब रूल बनाया था। ठीक है, ही हैड एस्टैब्लिश आदिलाबाद फोर्ट, आदिलाबाद फोर्ट को बनाता है जो कि सिटी ऑफ जापाना दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें सिंपल बात याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा जौना खान सुल्तान बनता है, जो टाइटल लेता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट के कारण इसको इल फिटेड एडलिस्ट कहते हैं। बर्नी कमेंट करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स है। ओके, बर्नी इसके 5 एक्सपेरिमेंट के बताते हैं कि इसने दिल्ली को दौलताबाद कैपिटल को शिफ्ट किया, दोआब रीजन में 50% टैक्स लगाता है, टोकन करेंसी को इस्टेब्लिश करता है, और इसके मतलब खुरसान पे एक्सपीडिशन करता है, कराची पे। फिर इसका कल्चर रूप, तो कल्चर रूप क्या चाहिए कि मतलब पहला इसने एग्रीकल्चर के लिए एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है दीवाने कोई, एग्रीकल्चर लोन देता है जिसको बोलते हैं तकावी। ठीक है, उसके बाद है ही हैड इस्टेब्लिश आदिलाबाद फोर्ट, आदिलाबाद फोर्ट को इस्टेब्लिश करता है। फेमाइन के लिए कुछ रूल्स लाते हैं। ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशन किससे अच्छा बना के है, इजिप्ट से, ईरान से और चाइना से। ये रिलीजियस टॉलरेंट सुल्तान है, रिलेशन इसका बहुत बढ़िया है किससे, भक्ति सेंट से और सूफी सेंट से। कोई दिक्कत किसी को भी? सालों को दिक्कत? नहीं। चलिए, हियर ऑल गुड। डिप्लोमेटिक रिलेशन, अब इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात पढ़ेंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक हैज़ डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ मेनी कंट्रीज, जैसे अफ्रीका, ईरान, चाइना, इजिप्ट, इस सबसे इसका रिलेशन बहुत बढ़िया था। ठीक है, अच्छा रिलेशन बनाया हुआ था। इन 3033 मोरक्कन अफ्रीका ट्रैवलर, हाँ भाई, अफ्रीका से भी था। लिखा हुआ तो अफ्रीका है, अफ्रीका से भी था, मेन तो था ईरान से, इजिप्ट इजिप्ट से हो सकता है, चाइना से अफ्रीका में और पड़ता है। इजिप्ट। अच्छा मुन्नो एक बात बताओ, इजिप्ट कौन सा कॉन्टिनेंट में है? तो हम कॉन्टिनेंट तो नहीं बोल सकते ना भाई, तो हम हाँ, तो एशिया ही बोलते हैं उस तरह से सर। व्हाट आई आस्क विथ यू, आई आस्क ओनली विथ यू, इजिप्ट इज इन हाँ, विच कॉन्टिनेंट, यू गिव मी आंसर। तो अरे वही अफ्रीका इट में, इज तो उस अफ्रीका। हिसाब तो हम एशिया ही आई बोल दें। आई नो हम तो ऑल, एशियाई कॉन्टिनेंट बोल दें फिर। हम बोल सकते हैं कि पूरा अफ्रीका से नहीं था, बस वहाँ पे हम इजिप्ट की जगह पे अफ्रीका लिख दिए हैं, इस वजह से बोले। ठीक है, ऐसे इजिप्ट, ईरान, चाइना। ओके। ठीक है, इन ओके। 3033 मोरक्कन ट्रैवलर नॉर्थ अफ्रीका से, ये नॉर्थ अफ्रीका से, ये तो मोरक्कन ट्रैवलर कहाँ का था अपना, मोरक्को ट्रैवलर नॉर्थ अफ्रीका से मतलब इजिप्ट से। इन 3033 मोरक्कन ट्रैवलर नॉर्थ अफ्रीका इब्न बतूता केम टू इन हिज कोर्ट, मतलब इब्न बतूता इसी के समय में आता है जो कि इजिप्ट का था साइड में। इब्न बतूता हैज सर्व्ड एज काजी एट दिल्ली फॉर 8 ईयर। देखिए इसका मोहम्मद बिन तुगलक के पास रिलीजन का कौन बोल रहा है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के पास गुड नॉलेज ऑफ रिलीजन था, रिलीजन का गुड नॉलेज था। तो इसने इस्लामिक नॉलेज के लिए, इस्लामिक लॉ के लिए इस अपॉइंटमेंट करता है काजी, काजी ऑफ दिल्ली। ठीक है, 8 ईयर्स के लिए। तो इब्न बतूतन वाज सर्व्ड एज काजी एट दिल्ली फॉर 8 ईयर, मतलब इब्न बतूता को काजी बना देता है और दिल्ली में 8 ईयर्स के लिए रहने के लिए बोलता है। ठीक है, ही हैड रिटन हिज ट्रैवलग सफ़रनामा अंडर द टाइटल ऑफ रेहला। इब्न बतूता एक उसके बारे में लिखता है ट्रैवलग रेहला, जिसको बोलते हैं रेहला। ठीक है, टाइटल लेता है रेहला, सफ़र अंडर द सफ़रनामा, ही हैड रिटन हिज ट्रैवलग सफ़रनामा अंडर द टाइटल ऑफ रेहला। इसने एक ट्रैवलग मतलब क्या होता है, सिकाडिया ट्रैवलग होता है, ट्रैवलग होता है। अरे घूमने वाला भाई। अरे घूमते घूमते जो हाँ बुक हाँ, नहीं अच्छा अच्छा लिखता अच्छा, है, सब जगह घूम घूम कर सब जगह के यस बारे यस, में। एकदम मुंह पे नहीं आ रहा था। उसको बोलते हैं यात्रा करके लिखना है ना, तो यात्रा करके एक सफरनामा लिखता है जिसका टाइटल देता है रेहला। ठीक है, जब वो मतलब क्या बोलते हैं, घर चले जाता है, इजिप्ट चले जाता है वापस, तब लिखता है रेहला को। कोई दिक्कत आपको खास करके हम पूछना चाहेंगे इससे, सालों से कोई दिक्कत यहाँ तक? हम्म,
आपको समझ में सच में आ रहा है? आपको पता है ना, हमको सब कुछ समझ में आता है, चलिए ठीक है, आप आगे हम बता रहे हैं। बस याद नहीं रहता। उसको 3-4 बार रिवाइज कीजिए, याद रहेगा। आइए, एक्सटेंशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सटेंसिव एम्पायर था। तो एक्सटेंसिव एम्पायर था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक हैड क्रिएटेड लॉन्गेस्ट एम्पायर इन दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का सबसे लॉन्गेस्ट एम्पायर था। वी हैड सीन दैट वाज स्प्रेड एंटायर इंडिया, जो कि पूरा इंडिया में फैला हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेंटेन हिज इफेक्टिव कंट्रोल इन साउथ इंडिया। लेकिन कुछ अनलकी बोल सकते हैं, अनलकी होने के कारण इसने इफेक्टिव कंट्रोल साउथ इंडिया पे नहीं कर पाए फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से ऑब्वियसली वाली बात है, हम लोग खिलजी में क्या देखें, सबसे बेस्ट अगर बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया पे कोई कंट्रोल कर पाया तो वो खिलजी किया, क्योंकि वो जानता था कि नॉर्थ इंडिया पे रह के साउथ इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वो क्या करता था कि साउथ इंडिया से अच्छा रिलेशन करके वहाँ से ट्रिब्यूट लेता था। लेकिन ये लोग क्या करता था, ये लोग चाहता था कि हम डायरेक्ट एनेक्सेशन करें, मतलब डायरेक्ट रूल करें साउथ इंडिया पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री में आज के टाइम में देख रहे हैं कि उस पर पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री में। तो उस समय तो और बड़ा था, ठीक है, तो कैसे रूल हो पाएगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेंटेन द इफेक्टिव कंट्रोल इन साउथ इंडिया फ्रॉम दिल्ली एंड सेवरल स्टेट ऑफ साउथ इंडिया claim their independence and therefore Delhi Sultanate started decline during the reign of मोहम्मद बिन तुगलक itself। देखिए, इस समय में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितना जल्दी जनीत मतलब ऊपर की ओर दिल्ली सल्तनत जाता है, एक्सटेंशन होता है, उतना जल्दी ही डिक्लाइन होता है। इसी के समय से डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। एम्पायर बढ़ा, रूल करने में बन नहीं रहा, सही से रूल हो नहीं पा रहा, लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा, तो ऑब्वियसली वाली बात है कि डिक्लाइनेशन स्टार्ट होवे करेगा। तो साउथ इंडिया में इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाने के कारण उसके जो साउथ इंडिया के जो सेवरल स्टेट्स है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है और दिल्ली सल्तनत से हटते जाता है। तो कहते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइनिंग पीरियड है वो मोहम्मद बिन तुगलक से ही स्टार्ट होता है। Anybody have any issue, you can ask with me. In 1351, Muhammad bin Tughlaq died on his death. After medieval historian Badaun in 1351, Muhammad bin Tughlaq died, and on his death, another medieval historian Badaun comment the Sultan was freed from his people and people from. देखिए, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाती है और उसके मरने पर एक मेडावल हिस्टोरियन है जिसका नाम है बदाऊनी उस पर कमेंट करता है कि फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल द सुल्तान फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम सुल्तान। वो एक कमेंट करता है कि सुल्तान मतलब प्रजा से स्वतंत्र हुआ और प्रजा सुल्तान से, क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो प्रजा से परेशान था, अब प्रजा भी उससे परेशान था क्योंकि वो ऐसे ऐसे पॉलिसी ही लाया। तो इस वजह से बदायून उस पर कमेंट करता है कि द सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम सुल्तान, मतलब सुल्तान जनता प्रजा से स्वतंत्र होता और प्रजा सुल्तान से, ठीक है। अब इसका हम जो नेक्स्ट रूलर है जिसके बारे में पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स नोबिलिटी एंड उलेमास, ठीक है। एक सेकेंड, गिव मी 1 मिनट। देखिए, फिरोज शाह तुगलक हैड फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। अपीजमेंट मतलब होता है शांत करना या संतुष्ट करना, ठीक है। तो अपीजमेंट टुवर्ड्स नोबिलिटी एंड उलेमा के मतलब देखिए उस समय क्या हो रहा था कि यहाँ पे कैलिफ अपने आप को किसमें खिलजी में हम देखें कि अपने आप को कैलिफ घोषित करने लगता है, रिलीजन का डोमिन मतलब टॉलरेंट रिलीजन कर लिया। लेकिन ये क्या करता है, जब फिरोज शाह तुगलक का समय आता है तो ये बहुत ही रिलीजियस पर्सन था, तो ये क्या करता है कि मतलब जो नोबिलिटी था, जो उलेमा था, जो इस्लामिक स्कॉलर था, उसका जो डिक्लाइन हो चुका था सबके पीरियड में, वो मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड के समय में जो उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है, वो इसको क्या करता है फिर से लागू करता है, ठीक है। पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट टुवर्ड्स नोबिलिटी एंड उलेमास, ठीक है। टू अपीस नोबिलिटी ही हैड मेड इक्ता हेरिडिटी। तो नोबिलिटी को संतुष्ट करने के लिए वो क्या करता है कि इक्ता को हेरिडिटी फिर से करता है। तो हम लोग उस समय पढ़ रहे थे कि उसके समय में किसके समय में कोई बता सकता है?
इल्तुतमिश के समय में एकता हेरिडेटरी नहीं था, लेकिन फिरोज शाह के समय में एकता क्या हो जाता है, हेरिडेटरी हो जाता है। मतलब नॉवेल्स का बेटा ये उस मतलब नॉवेल्स के बाद नॉवेल्स का बेटा, नॉवेल्स के बेटा के बाद नॉवेल्स का बेटा, मतलब इस टाइप का एकता को वो हेरिडेटरी कर देता है। टू अपीज उलेमा ही हैड स्टार्टेड टेकिंग एडवाइस उलेमास इन पॉलिटिकल मैटर। उस समय क्या हो रहा था, मतलब वहाँ ये तुगलक डायनेस्टी में, खिलजी डायनेस्टी में और हमारा स्लेव डायनेस्टी में उलेमा का जो ये था डोमिनेंस था वो कम हो चुका था, ठीक है। तो ये क्या करता, उलेमा को संतुष्ट करने के लिए, मतलब उलेमा को संतुष्ट करने के लिए उससे एडवाइस लेना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे he had established all the taxes except those taxes which was approved by शरीयत इस्लामिक लॉ। वो हर टैक्सेस को एबोलिश कर देता है, जितने भी टैक्स था, जो भी टैक्स वहाँ पे लिया जा रहा था, सब टैक्स को एबोलिश कर देता है, लेकिन एक टैक्स को छोड़ देता है जो शरीयत के अकॉर्डिंग, मतलब इस्लाम का जो लॉ है उसको शरीयत कहते हैं, तो वो शरीयत वाला जो टैक्स है उसको सिर्फ लेता है। तो जैसे पहला जजिया टैक्स, जजिया टैक्स किससे लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से। जक़ात, जक़ात लिया जाता था मुस्लिम से, लेकिन हम लोग को हिस्ट्री में ऐसा करके पढ़ाया जाता है कि सिर्फ वो लोग जजिया को ही मतलब ये करता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अगर अगर मतलब नॉन मुस्लिम से वो ये ले रहा, क्या बोलते हैं, अगर वो जजिया ले रहा तो मुसलमान से जक़ात भी ले रहा, ठीक है। तो जजिया टैक्स फ्रॉम नॉन मुस्लिम, जक़ात फ्रॉम मुस्लिम, मतलब रिलीजियस टैक्स था। खराज, खराज था कि लैंड रिवेन्यू से जो टैक्स आएगा, काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू। खम्स, खम्स क्या था कि जो वार के समय में जो भी ये हो रहता था, वार के समय में जो लूटता था ना उसका सोल्जर, मान लीजिए कि हम वार जीत गए तो उससे जो लूटते थे तो उससे रेवेन्यू जो लेता था उसको बोलते थे खम्स। और एक था सूर्स, सुर्स, सुर्स था इरिगेशन, इरिगेशन टैक्स। तो उसके समय में सब टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया था, कुछ टैक्सेस को छोड़ के, जैसे में जो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्सेस है, जो इस्लामिक लॉ ने अप्रूव किया है उस टैक्सेस को छोड़ के। नंबर फर्स्ट जजिया, जजिया एक नॉन मुस्लिम टैक्स। जक़ात मुस्लिम टैक्स। खराज काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स। खम्स ड्यूरिंग वार समय, वार टाइम। सोर्स इरिगेशन टैक्स। कोई दिक्कत? नहीं। फिरोज शाह तुगलक हैड डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल। फिरोज शाह क्या करता है, तुगलक बहुत बहुत सारे टेम्पल को डिस्ट्रॉय करता है। वन सच एक्सपीडिशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक वाज अगेंस्ट नागार कोट। वो बहुत सारे मंदिर को तोड़ देता है, जिसमें से एक इस एक्सपीडिशन है फिरोज शाह तुगलक का जिसका अगेंस्ट नागार कोट। नागार कोट के अगेंस्ट वो एक मतलब लड़ाई लग देता है और उस मंदिर को तोड़ देता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन ही हैड कलेक्टेड 1300 Sanskrit manuscript from the library of Jwalamukhi temple and got them in translated Persian language and under the title of Dalale Firoz Shahi by Arajuddin Khan। देखिए वो क्या करता है कि बहुत सारे मंदिर को तोड़ता है, मंदिर को जब वो तोड़ रहा है तो उसमें से वो एक एक्सपेडिशन करता है जिसका नाम है नगारकोट के अगेंस्ट करता है, ठीक है, नगारकोट के खिलाफ। तो इस एक्सपेडिशन में क्या करता है, वो वहाँ पे का जो लाइब्रेरी है, ज्वालामुखी जो टेम्पल है, वहाँ ज्वालामुखी टेम्पल के लाइब्रेरी से 1300 संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट को लेके आता है, वहाँ से लेता है और उसको ला के पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के बाद वो एक टाइटल लेता है, दलाले फिरोज शाही। किससे टाइटल लेता है, तो वो लेता है अरजुद्दीन खान। जो अरजुद्दीन खान कौन था, एक पर्शियन स्कॉलर था, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन ही हैड कलेक्टेड 1300 संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट, वहाँ से मैनुस्क्रिप्ट लेके आता है फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल and got them translated into Persian language and under the title of दलाले फिरोज शाही by अरजुद्दीन खान। कोई दिक्कत? दिलाले फिरोज शाही किससे टाइटल लेता है, तो अरजुद्दीन खान से। क्यों लेता है, क्योंकि वो लाइब्रेरियन ऑफ ज्वालामुखी से 1300 संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, बस खत्म। इसने मंदिर भी तोड़वाया था। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ फिरोज शाह। तो फिरोज शाह की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो फिरोज शाह तुगलक हैड रोट हिज ऑटोबायोग्राफी द टाइटल ऑफ फतूहत फिरोज शाही। मतलब वो अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखवाता है जिसका टाइटल लेता है फतूहत
ए फिरोज शाही, ठीक है। He had established many town in his he had established many town his हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर etc. इसने बहुत सारे टाउन को इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर etc. ठीक है। He had established जौनपुर in the memory of brother मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसके यादों में उसने एक सिटी का इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम है जौनपुर। तो फिरोज शाह किसका भाई था? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो अपने भाई के याद में जौनपुर सिटी का इस्टेब्लिश करता है। He had established many डिपार्टमेंट लाइक, इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करता है। जैसे पहला का नाम है दीवाने बंदगान, तो ये क्या था कि ये जो डिपार्टमेंट था वो स्लेब्स के लिए था। तो दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट फॉर स्लेब्स, दीवाने ख़यालत डिपार्टमेंट फॉर चैरिटी, मतलब दान दिया करता था। He had also established मैरिज ब्यूरो फॉर द मैरिज ऑफ पुअर मुस्लिम गर्ल, खैरात है वो, हाँ खैरात, खैरात, खैरात है, दीवाने हाँ। खैरात जो चैरिटी देता था, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। इसने क्या किया था कि मैरिज ब्यूरो बनाया था। जो गरीब मुस्लिम लड़की है जिसका शादी वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसका शादी करवाने के लिए इसने पुअर मुस्लिम गरीब के लिए एक मैरिज ब्यूरो बनाया था। He had also established a charitable hospital वार उल शिफा या शफा, तो इसने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया दारुल था। सिफा, हाँ दारुल सिफा, दारुल सिफा है या वारुल सिफा, दोनों एक ही? दारुल नहीं एक ही क्यों होगा, दारुल सिफा। अच्छा एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, एक से लिख लिए होंगे। हो सकता है भाई। शिफा भी था, शफा भी था। हाँ वो तो था ही। सफार शिफा नहीं, वो दरुल बोल रहे, जो WAR लिखे है ना माताजी, वो DAR बोल रहे हैं। अच्छा, वारुल सिफा या दारुल सिफा ही था, ठीक है चलिए ठीक। He had established a charitable hospital गूगल पे दारुल देखे। शिफा या शफा, एक सेकेंड। ये गूगल पे क्यों देखना है, ऐसे लिखवा है हम देख सकते हैं। हाँ दरुल सफा है, हाँ DAR होगा। दारुल सफा, ठीक है। तो इसने दारुल सफा हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करता है जो कि चैरिटेबल हॉस्पिटल था, ठीक है। He had also developed many canals and orchards, मतलब इसने बहुत सारे कैनल्स बनाया था, बगीचा बनाया था, ठीक है। He had also introduced new coins, दो नया सिक्का जारी करता है, पहला आधा, दूसरा भिक्का, ठीक है, या बीच। He had introduced two coins, first is आधा and second is भिक्का या बीच, okay. फिरोज शाह तुगलक brought Topara and Meerut pillar inscription of Ashok to Delhi। देखिए तोपर और मेरठ पिलर, जो अशोक का दो इंस्क्रिप्शन था, टोपरा एंड मेरठ पिलर, ठीक है, उसको क्या करता है वो दिल्ली लेके आता है। मतलब अशोक का जो दो पिलर है, पहला का नाम है टोपरा और दूसरा का नाम है मेरठ पिलर। मेरठ पिलर को क्या करता है, वो जो इसके अशोका का इंस्क्रिप्शन है उसको क्या करता है दिल्ली में लेके आता है, ठीक है वही। तो इससे क्वेश्चंस बन सकती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब है सोर्स इरिगेशन टैक्स इम्पोज बाय हिम, इरिगेशन टैक्स को, मतलब इरिगेशन टैक्स ऊपर में देख चुके हैं। फिरोज शाह तुगलक डाइड इन 3088 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, ड्यूरिंग हिज राइन एंड इन्वेड ऑफ कंट्रोल सेंट्रल एशिया, तैमूर लंग अटैक ऑन दिल्ली इन 1398। नसरुद्दीन उद्दीन महमूद के समय में सेंट्रल एशिया से जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग मंगोल का ही था, तो तैमूर लंग अटैक करता है दिल्ली पे इन 1398 में, ठीक है। तो तैमूर लंग जो सेंट्रल एशिया का जो एक, उसको लंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लंगड़ा था, ठीक है, तो इसलिए उसको तैमूर लंग कहते हैं, ठीक है।
तो तैमूर लंग जो हमारा सेंट्रल एशिया में रूलर था वो इस पर अटैक करता है। तो ड्यूरिंग हिज राइन एंड इन्वेड ऑफ सेंट्रल एशिया तैमूर लंग अटैक ऑन दिल्ली इन 1398। मतलब नसरुद्दीन महमूद के समय में सेंट्रल एशिया से तैमूर लंग इंडिया पे अटैक करता है। तैमूर लंग आफ्टर द इन्वेजन ऑफ दिल्ली, ये बेसिकली अफगान का था तैमूर लंग। तैमूर लंग आफ्टर हिज इन्वेजन ऑन दिल्ली took Indian artisans like masons, stone cutter, carpenter to rebuild his capital समरकंद। क्या करता है कि वो जब इंडिया पे अटैक करता है तो नसरुद्दीन महमूद जो है वो डर के भाग जाता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आता है, इंडिया में बहुत सारा लूट मचाता है तैमूर लंग, और इंडिया से कुछ लोगों को भी लेके जाता है पकड़ के, जैसे अलग अलग कलाकार को लेके जाता है, जैसे मासून मिस्त्री को लेके जाता है, जो पत्थर के अच्छे से कटाई करता है उसको लेके जाता है, कारपेंटर को लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि वहाँ जो कैपिटल उसका जो समरकंद था अफगानिस्तान में, उसको फिर से वो रिबिल्ड कर सके, तो इंडिया से पकड़ के लेके जाता है। सिंपल बात। सेंट्रल एशिया से तैमूर लंग अटैक करता है, जो लेंगड़ा था, लेंगड़ा इसीलिए उसको तैमूर लंग कहते हैं। वो अटैक करता है दिल्ली पे 1398 में। नसरुद्दीन महमूद भाग जाता है, और तैमूर लंग इन्वेजन इंडिया पे जब करता है तो इंडिया के आर्टिसंस को यहाँ से लूटता है, सामान को, मैसून्स को वो लेके जाता है समरकंद, और वहाँ पे वो अपना जो बिल्ड है, ये जो अपना कैपिटल है उसको रीबिल्ड करवाता है। नसरुद्दीन वाज द लास्ट तुगलक रूलर एंड खिज्र खान हैज इस्टेब्लिश। नसरुद्दीन जो है वो लास्ट तुगलक रूलर है, और उसका एक मिलिट्री कमांडर है जिसका नाम है खिज्र खान, वो उसको मार देता है और इस्टेब्लिश करता है सैयद डायनेस्टी का। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। अभी 35 मिनट का क्लास हुआ है। सैयद डायनेस्टी दो तीन लाइन का है, तो हम सोच रहे सैयद भी खत्म कर दे। व्हाट योर ओपिनियन? सैयद भी और लोधी भी थोड़ा ही थोड़ा है। चलिए, गिव मुन्नू का क्या है फीडबैक? मुन्नू देगा तभी बढ़ेगा आगे। हाँ भाई, कर दे सैयद कर दे। लोधी का तो खत्म हो गया ना, और बचा कहाँ? ठीक है, आगे। ठीक, सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था खिज्र खान। हम पहले बताए थे जो 4 डायनेस्टी है, ये सैयद डायनेस्टी, ये भी हमारा कौन सा डायनेस्टी है? तुर्क डायनेस्टी, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी ये हमारा है, इसको फाउंडेड करता है खिज्र खान को। इसने सुल्तान का टाइटल नहीं लेता है, ही हैड नॉट टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये टाइटल लेता है हमारा रियायत आला। याद रखिएगा, एक टाइटल लेता है जिसको बोलते हैं रियायत आला, ठीक है। सैयद आर नोन एज कुल्ले दरान। कुल्ले दरान किसको बोलते हैं? ये लोग बड़ा टाइप का कौन टोपी, लेता है रियायत? ये लोग सुल्तान का टाइटल नहीं लेता है। जो सैयद डायनेस्टी के जितने भी रूलर है, he has not adopted the title of sultan, but rather than taking the title of रियायत आला। Understand? तो ये लोग सैयद को जाना जाता है, ही सैयद आर नोन एज कुल्ले दरान। कुल्ले दरान क्या कहते हैं? एक देखे होंगे ऑटोमन में कि बड़ा टोपी पहनता है, बड़ा टोपी पहनता है, तो उसको बोलते हैं कुल्ले दरान, जो बड़ा टोपी पहनता है ऊपर से। इस पे अगर हम बोले तो फिगर दिखा देते, 1 मिनट। आप लोग कुल्ले दरान का टोपी देख सकते हैं, ठीक है। एक टाइप का टोपी पहनते था, उसी को बोलते हैं कुल्ले दरान, ठीक है। तो सैयद आर नोन एज कुल्ले दरान विच इज अ ग्रुप रिस्पेक्टेड ऑफ पीपल हु क्लेम देमसेल्फ एज डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या कहते हैं? अपने आप को प्रॉफिट बताते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं। मतलब जो सैयद लोग हैं अभी भी, आज के दौर में भी सैयद पहले तो बड़ा टोपी पहनते हैं, कुल्ले दरान पहनते हैं, और ये अपने आप को बोलते हैं बहुत हम रिस्पेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो कि क्लेम करते हैं ये लोग कि हम मोहम्मद के डिसेंट हैं, ठीक है। ही यूज टू पॉइंटेड कैप, जो पॉइंटेड कैप पहनते थे जिसको कहते कुला। अरे यार, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये अपने आप को कुल्ले दरान कहते थे। कुल्ले दरान इसलिए कहते थे क्योंकि ये अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज मानते, ठीक है। ये एक टोपी पहनते थे, पॉइंटेड कैप पहनते थे, जिसको कहते हैं कुला। क्या कहते हैं?
कुला, आई एम सो सॉरी, हम थोड़ा सा मिस्टेक में ये बोल दिए। सैयद अपने आप को कुलेदरान बोलते हैं, क्योंकि ये कुलेदरान कौन है कि ग्रुप ऑफ रिस्पेक्टेड पीपल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज अपने आप को मानते हैं। ये पॉइंटेड कैप पहनते थे जिसको कुला कहते हैं। ठीक है, आगे। खिज्र खान इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ तैमूर लंग। ये तैमूर लंग का मतलब कोई ये था, मतलब उसका सोल्जर था और तैमूर लंग के बिहाफ पे करा था, क्योंकि जब तैमूर लंग आता है तो देखे थे नसरुद्दीन को भगा देता है और उसके बिहाफ पे बैठ के यहाँ पे रूल कर रहा है। एंड ही हैड नॉट टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान, और इसने तो सुल्तान का टाइटल नहीं लेता है। ये अपने आप को रियायत आला कहता है, विच मीन्स चीफ एमंग द नोबल्स, मतलब हम नोबल्स में सबसे सुप्रीम है। ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह वाज द लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अलाउद्दीन आलम जो है इसका लास्ट रूलर बनता है, लास्ट सुल्तान है। हु हैड वॉलंटरी लेव द थ्रोन, ये अपने मन से थ्रोन ये गद्दी को छोड़ देता है। एंड प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू बहलोल लोदी, अब बहलोल लोदी को अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम दिल्ली पे राज करो, और एक नया डायनेस्टी इवॉल्व होता है जिसका नाम है लोदी डायनेस्टी। सिंपल बात, सैयद डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ खिज्र खान। He had not taken the title of Sultan, rather than taken the title of Riayat Ala. He was weared a pointed cap known as Kula. He is known as Kulahe-Daran, which is a group of respected people who claim that I am descendant of Prophet Muhammad. Okay, बस यहीं तक था सैयद। कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं लोधी डायनेस्टी। इट वॉज द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, ये पहला अफगान डायनेस्टी है जो दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है। इसको इस्टेब्लिश करता है बहलोल लोदी। फाउंडर ऑफ बहलोल लोदी, पहला इसका रूलर है बहलोल लोदी। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ही इंट्रोड्यूस बहलोल कॉपर कॉइन्स, ये पहला अफगान डायनेस्टी था जो दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है। इसने एक कॉइन इशू किया था जिसका नाम था बहलोल कॉपर कॉइन्स। तो बहलोल लोदी में फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड इंट्रोड्यूस बहलोल कॉपर कॉइन। सिकंदर लोदी, अब इसका सेकेंड रूलर आता है सिकंदर लोदी। He was religious intolerant ruler and he had destroyed many Hindu temples. ये intolerant ruler था जो कि बहुत सारे temples को destroy कर देता है। ठीक है। He had introduced new measurement unit known as गाजा सिकंदरी, इसने लैंड के लिए न्यू मेजरमेंट यूनिट एस्टैब्लिश करता है जिसका नाम है गज सिकंदरी। ठीक है। He had introduced new measurement unit known as गाजा सिकंदरी। ठीक है, गज सिकंदरी। He had established किस चीज सिटी का ऑफ आगरा, मेजरमेंट? ये सिटी ऑफ आगरा को एस्टेब्लिश करता है और ये अपना कैपिटल हेलो, आगरा कैसा करता है। हेलो, किस चीज का मेजरमेंट? लैंड मेजरमेंट ना करेगा? लिखा नहीं है इसमें। डायरेक्ट मेजरमेंट लिखे सोचे समझ ही जाएंगे तो फिर क्या ही लिखने का। मतलब लैंड ही है ना? हाँ, लैंड ही है सरकार। आगे, he had introduced new measurement unit known as गज सिकंदरी। he had established city of आगरा, ये सिटी ऑफ आगरा को एस्टेब्लिश करता है और उसको अपना कैपिटल बनाता है। सिकंदर लोदी यूज्ड टू राइट पोएम, ये अपना पोएम लिखना पसंद करता था। पेन नेम, उपनाम ऑफ गुलरुखी, मतलब सिकंदर लोदी यूज्ड टू राइट पोएम अंडर दी पेन नेम, मतलब होता उस उपनाम, क्या नाम रखा था उसका, उपनाम ऑफ गुलरुखी। सिकंदर लोदी यूज्ड टू राइट पोएम अंडर दी पेन नेम ऑफ गुलरुखी। ओके, अब आता है इब्राहिम लोदी। ये याद रखिएगा, जो हमारा ये एस्टैब्लिश करता, क्या बोलते हैं, मेजरमेंट सिकंदर है, ये खालिसा लैंड को ये करता है। ठीक है, खालिसा लैंड को मेजर करता है, इक्ता लैंड को मेजर नहीं करता था। ठीक है, व्हाट इज खालिसा लैंड एंड व्हाट इज इक्ता लैंड, आई हैव डिस्क्राइब यू। कोई बता सकता है खालिसा लैंड क्या है? खालिसा लैंड कहाँ बताए हैं आप? यस, बताएं। ना, देखिए, लैंड सिस्टम में इल्तुतमिश दो एस्टेब्लिश करता है, एक का नाम था खालिशा और एक का नाम था इक्ता। इक्ता नॉबल्स को दिया जाता था
और खलीसा पे डायरेक्ट रूल किंग करता था, याद आया? इस पे सीधा राजा का रूल होता था और खलीसा पे इक्ता पे नोबल्स का होता था, जिससे ये लैंड रेवेन्यू लिया करते थे। अब याद आया सरकार? उस टाइम बताए ही नहीं है जी। बताए होंगे आप लोग को, नोट्स याद भी है। देख लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बता दिए। तो इसने क्या करता है कि टाउन ऑफ आगरा को इस्टेब्लिश करता है और अपना कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट करता है। कब करता है? तो 1504 में, ठीक है। और ये एक पोएम लिखता है जिसका नाम है गुलरुखी, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, रिलीजियस ही वाज अ ऑर्थोडॉक्स, बहुत बड़ा ऑर्थोडॉक्स था। और ये फिर से री इंट्रोड्यूस करता है जजिया को, याद रखिएगा। जजिया को री इंट्रोड्यूस कौन करता है? यही करता है हमारा सिकंदर। सिकंदर लोदी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्थोडॉक्स था हमारा। उससे पहले हम देखे थे कि फिरोज उस समय तक बंद था, फिरोज शाह तुगलक जो बंद किया उसके बाद से तो बंद ही था, लेकिन इब्राहिम ये जो सिकंदर लोदी फिर से एस्टेब्लिश करता है। अब हमारा आता है लास्ट रूलर, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सुल्तनत का लास्ट रूलर है। ही वाज डिफीटेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़। इसको राणा संगा ऑफ मेवाड़ इसको हरा देता है इन दी बैटल ऑफ खताली। मतलब राणा संगा ऑफ मेवाड़ से, राणा संगा ऑफ जो मेवाड़ का राजा था राजपूत राणा, राणा संगा एक बैटल इससे लड़ता है खताली का वार 1517 में, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर। फिर इसको बाबर बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत जो कि 1526 में लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी को हरा देता है। इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड दिस बैटल मुगल अंपायर वाज एस्टैब्लिश। और इस बैटल के बाद मुगल अंपायर एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब ये हमारा नहीं। एक खत्म हो गया हमारा, जिसमें हम लोग अब इसमें दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। वी विल सीन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके ब्रदर? नहीं नहीं, हो जाएगा, बस थोड़ा ही सा है, तुरंत खत्म हो जाएगा, अच्छा, बस नाम है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखिए पहले डिवाइड था इक्ता में, ठीक है। इक्ता में क्या होता था? इक्ता का हेड होता था मुक्ति, हम बता चुके हैं। इक्ता का हेड होता था मुक्ति या फिर वली। फिर इक्ता को डिवाइड किया गया था सिख में, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सुनते जाइएगा। पहले था इक्ता, इक्ता किसके अंदर में था? नोबल्स के अंदर में। इसका जो हेड था उसको बोलते थे हम मुक्ति या इक्तेदार या फिर वली, ठीक है। इसके बाद इक्ता के जो इक्ता को हम जो डिवाइड किए थे उसको किए थे सिख में, ठीक है। सिख का जो हेड होता था उसको कहते थे सिखदार, ठीक है। सिख को डिवाइड किया गया था परगना में, परगना में। परगना का जो हेड होता था उसको कहते थे आमील, आमील, ठीक है। परगना को डिवाइड किया गया था विलेज में, परगना को डिवाइड किया गया था विलेज में, जिसका हेड होता था मुकद्दम या चौधरी। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, इसमें नोट्स में है नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट हम देख लें एक बार। आई थिंक नोट्स में नहीं होगा, हाँ एक है, देखिए पहले ये सुन लीजिए। डिवीजन ऑफ अंपायर, दिल्ली सल्तनत को डिवाइड किया गया था इक्ता में, इक्ता मतलब प्रोविंस। इक्ता का जो हेड होता था वो होता था इक्तेदार या मुक्ति या वली। इक्ता को डिवाइड किया गया था सिख में, सिख का जो हेड होता था उसको कहते हैं सिक्तेदार। और सिख को डिवाइड किया गया था परगना में, जो परगना का हेड होता था उसको कहते थे आमील, AMIL, आमील। कहाँ लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऐड कर लीजिएगा। और ये परगना, लास्ट वाला लाइन है क्या? डिवीजन ऑफ एम्पायर देखिए तो। हाँ हाँ वही वही, ये जो आमील उमील ने लिखा वो बोल रहे हैं। परगना को डिवाइड किया गया था विलेज में, ठीक है। अब विलेज का जो हेड होता था उसको कहते हैं मुकद्दम या चौधरी। दिल्ली सल्तनत को कुछ जो डिवीजन ऑफ अंपायर उसको बांटा गया था। फर्स्ट इक्ता में, इक्ता का हेड इक्तेदार या वली, उसको इक्ता को बांटा गया था सिख में। सिख का हेड सिक्तेदार, ठीक है। सिख को बांटा गया था, सिख को बांटा गया था परगना में, परगना का हेड होता था आमीर। परगना को बांटा गया था विलेज में, अब विलेज का हेड होता था मुकद्दम या सिकंदर, ठीक है। अब आगे, द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ विद सर्टेन एक्सपेक्टेशन। जो दिल्ली सल्तनत का रूलर था वो रिप्रेजेंटेटिव था खलीफ का, ठीक है। कैलिफ के अकॉर्डिंग, खलीफा के अकॉर्डिंग चल रहा था। द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज एसोसिएटेड बाय हिज मिनिस्टर हु वर द हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक
ये सुल्तान जो दिल्ली का था वो बहुत सारे मिनिस्टर डिपार्टमेंट में बनाया हुआ था, ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में बनाया था और उसका मिनिस्टर कुछ उस पर हेड करता था। जैसे पहला है दीवाने रसालत, ये क्या करता था, रिलीजियस अफेयर्स को देखता था। दीवाने रिसालत टू लुक आफ्टर रिलीजियस अफेयर, जो भी रिलीजियस मैटर है उसको देखेगा दीवाने रिसालत। पहला बात कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली है ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है, खलीफ के, और उसके कुछ एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत को अलग अलग हिस्सों, उसका जो डिपार्टमेंट है उसको जो चलाने के लिए दिल्ली सल्तनत को अलग अलग मिनिस्ट्री में बांटा गया था, डिपार्टमेंट में बांटा गया था। जैसे में पहला है दीवाने रसालत, ये रिलीजियस अफेयर को देखता है। दीवाने इंशा टू लुक आफ्टर कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब बातचीत कम्युनिकेशन के लिए, करस्पॉन्डेंस। दीवाने इंशा कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन को देखना है, मतलब किससे बातचीत वगैरह। बरीदे मुमलिक, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, मतलब स्पॉन्जीज बोल सकते हैं ना, स्पॉन्जीज मतलब स्पाई वाला डिपार्टमेंट। अमीर मजलिस, अमीर मजलिस क्या करता था कि असेंबली को गैदर करना, अरेंजमेंट करना, फीस, स्पेशल सेलिब्रेशन फॉर किंग, कोई किंग के लिए कोई सेलिब्रेशन कर रहा तो उसके लिए क्या होता था, अमीर मजलिस। अब है सूर्य जानदार, सूर्य जानदार क्या होता था कि सुल्तान का बॉडीगार्ड होता था, चीफ बॉडीगार्ड ऑफ सुल्तान इज नोन एज सूर्य जानदार, सारे जानदार, सारे जानदार। अब आता है आमिर शिकर, ये क्या करता था, हंटिंग, जो किसान लोग को बहुत पसंद होता था, प्लेजर फॉर सुल्तान, हंटिंग के मैटर को देखता था। तो सिंपल बात, ये इसको कुछ डिपार्टमेंट में भागा गया है, दीवाने रिसालत रिलीजियस अफेयर, दीवाने इंशा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को देखना, बरीद मुमलिक इंटेलिजेंस या स्पाई का देखभाल करना, अमीर मजलिस असेंबलीज गैदर करना, किंग का कोई सेलिब्रेशन करना, स्पेशल सेलिब्रेशन, शार जानदार बॉडीगार्ड ऑफ सुल्तान, अमीर शिकर हंटिंग प्लेजर फॉर सुल्तान। दीवाने तो ये देखिए। एक बात और याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का इकोनॉमी में क्या था कि उसका लैंड जो मेन था, लैंड था, लैंड मतलब एग्रीकल्चर उससे होता था। लैंड का क्लासिफिकेशन दो भाग में था, एक का था नाम इक्ता, दूसरा का नाम था खलीशा। इक्ता नॉबल्स के पास होता था और खलीशा ये राजा के पास होता था। तीसरा एक डिवीजन और होता था जिसको बोलते इनाम, ठीक है, इनाम गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है। इक्ता ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड देयर वर 3 टाइप्स ऑफ लैंड, इक्ता लैंड, खलीशा लैंड, इनाम लैंड। इनाम लैंड किसको दिया जाता था, रिलीजियस लीडर को या फिर इनाम के तौर पे दिया जाता था। खलीशा सुल्तान के पास खुद का होता था। इक्ता लैंड नॉबल्स को दिया जाता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के समय में कुछ और इंडस्ट्रियल वर्क हुआ था, जैसे बोल सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क कल्चर, पेपर इंडस्ट्रीज, कीपिंग रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए, मेटल क्राफ्ट, क्राफ्ट वीविंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये हमारा था दिल्ली सल्तनत का, ये बस ये हो गया हमारा। कि बोल कहाँ से रहे हैं आप सब? इसमें इसमें लिखा हुआ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है तो?